नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4। टॉपिक क्या है? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर। टॉपिक इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट for the electric potential is constant for the entire conductor as E is equal to what? Minus dV upon dr। जस्ट हमने प्रूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट और dV इक्वल टू क्या आया? माइनस EdR। आइज इनसाइड कंडक्टर इक्वल टू व्हाट? 0। सो dV इक्वल टू 0। और किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन 0। ये इंप्लाई कर रहा है कि V क्या है? कांस्टेंट। Hence value of potential be same। Hence value of potential be same at all points on the surface as well as whole of the interior of conductor। बोल दे at the surface all points value of potential be same at all points on the surface as well as whole of the interior। सिंपल। तो ये फोर्थ केस रहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर के इंटायर कंडक्टर पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जो सरफेस पे होगा वही कंडक्टर के अंदर होगा और हर जगह वैल्यू क्या होगी? सेम। दिस इज द फोर्थ केस ऑफ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली देखिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फोर्थ पॉइंट रहा। इजीली देखिए, आप नोट कर लें। The fifth point of this topic डीलिंग हम क्या कर रहे हैं? बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं, क्या क्या बातें उनसे हमको मिल रही हैं उन्हें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं एक एक हेडिंग्स में। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पांचवा और अच्छा पॉइंट है, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को जो आप एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो कंडक्टर पर सरफेस के ऊपर ही होगा, अंदर नहीं जाएगा। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैंने कहा कि एक चार्ज एक सरफेस लिया मैंने और इस सरफेस को एक इंसुलेटिंग थ्रेड से हमने ये सस्पेंड कर दिया। एक हमने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज मैंने दिया एडिशनल,
और इसको एक इंसुलेटिंग थ्रेड से हमने सस्पेंड कर दिया। वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर एंड नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमने गॉसियन सरफेस लिया इस कंडक्टर के अंदर। अच्छा, एक्चुअली इनसाइड कंडक्टर ई कितना होता है? 0। सो इट मस्ट बी 0 on the at all points on the Gaussian surface as it also inside conductor कंडक्टर के अंदर ही तो हमने गॉसियन सरफेस डॉटेड वाला एज्यूम किया है, ड्रॉ किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में 0 होती है, तो गॉसियन सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। किसी भी गॉसियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 तभी आएगा जब वो कोई चार्ज कंसिस्ट न करता हो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देयर इज नो चार्ज। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मैंने क्या बोला? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर का किसी भी सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स 0 तभी आएगा जब वो कोई चार्ज कंसिस्ट नहीं करेगा। सिंपली देखिए, तो द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी 0 according to Gauss theorem। the net charge inside the Gaussian surface must be 0। तो अब आपने जो एक्सेस चार्ज दिया है वो गया कहां? जब वो इनसाइड भी 0 हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक्सेस चार्ज गॉसियन सरफेस पे लाई नहीं करता तो इसे सरफेस पर ही केवल लाई करना चाहिए। सिंपली, सो चार्ज if charge not lie, if charge not lies on the Gaussian surface, तो गया कहां? एक्स्ट्रा चार्ज तो दिया ही आपने, सरफेस तो चार्ज है ही है, तो है कहां वो? ऑन द Gaussian surface, so it must lie on the surface of conductor. So it must lie on the surface of the conductor. सिंपली देख लें, we can say thus charge cannot reside in the interior of conductor, but it can only reside on surface of conductor. It can reside only on surface of conductor. Now turn goes for the next one. आप नोट कर ले इसको, सिंपली देख लें।
Now turn goes for the electric field at the surface of charged conductor. The sixth point of this topic, important point है, बड़ा यूज है इसका. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर. बगल में आप नोट्स रखें, मैं लेक्चर दूंगा तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये राइट ऑफ करने पे इसमें बहुत समय लगता है बोर्ड पर. 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर. We consider a charged conductor of irregular shape का हमने एक चार्ज्ड कंडक्टर ले लिया. सिंपली देखिए, हमने एक चार्ज्ड कंडक्टर ले लिया ऐसे इर्रेगुलर शेप का. let sigma be the surface charge density. Let sigma be the surface charge density of a small surface जो हम करते आए शुरू से, small surface of area vector ds vector. Let sigma be the surface charge density of a small surface of area vector ds vector. We consider a Gaussian cylindrical surface. अब देखिएगा, ये जो गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस हम ट्रीटमेंट में ले रहे हैं, वो कुछ ऐसा ले रहे हैं कि इसका हाफ पोर्शन इनसाइड कंडक्टर हो और इसका हाफ पोर्शन आउटसाइड कंडक्टर हो. ध्यान समझेंगे, ये डीएस मैंने मान लिया, तमाम डीएस से मिलकर बना होगा ऐसे. लिसन अगेन, मैंने एक रेगुलर शेप का चार्ज कंडक्टर लिया और इसको डील करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस लिया. मान लिया कि जो गॉसियन सरफेस है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, कुछ इस तरीके से कि सिलिंड्रिकल का हाफ पोर्शन इनसाइड कंडक्टर है और हाफ पोर्शन आउटसाइड कंडक्टर है. तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि इनसाइड इंटीरियर ऑफ कंडक्टर तो E0 होता ही है. ये पूरा सिलिंड्रिकल जो आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है, इसके 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड कर्व्ड और थर्ड वो टॉप वाला पोर्शन. तो फॉर फर्स्ट सर्कुलर एंड इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि इनसाइड में है ना, इनसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड कंडक्टर पोर्शन है वो, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही है. तो इससे भी लिंक्ड, इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा? 0. फॉर फर्स्ट सर्कुलर एंड लिंक्ड फ्लक्स क्या हुआ? 0. क्योंकि ये फर्स्ट सर्कुलर एंड कंडक्टर के इंटीरियर में है और कंडक्टर के इंटीरियर में हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फर्स्ट पोर्शन से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा फर्स्ट पोर्शन से. फॉर सेकंड कर्व्ड पोर्शन, जो सेकंड कर्व्ड पोर्शन है इससे भी लिंक्ड फ्लक्स 0 होगा. क्यों? क्योंकि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है. सिंपल. तो केवल फॉर थर्ड सर्कुलर एंड आउटसाइड वाला जो है, फॉर थर्ड सर्कुलर एंड आउटसाइड कंडक्टर फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एग्जिस्ट करेगा. फ्लक्स पासेस ओनली, केवल थर्ड कर्व्ड सर्कुलर पोर्शन से, सर्कुलर एंड से फ्लक्स पास होगा. क्योंकि इसके लिए डीएस वेक्टर भी परपेंडिकुलर लेते हैं आप और ई वेक्टर भी वही है. डीएस वेक्टर भी परपेंडिकुलर लेंगे और ई वेक्टर भी वही है.
तो इजीली आप ये देख सकते हैं कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। सिंपली ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो वी कैन से कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डीएस ये फाई आ गया। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलते हैं, आप यही देख ले, यहां सिंपली यहां देख लेते हैं। आई फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होना चाहिए था। क्यू मतलब क्या, सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहां फाई क्या आ चुका है आपका, यहां फाई आ चुका है ई डीएस। तो ई तो कांस्टेंट बाहर ले लिया आपने, डीएस ये पूरा डीएस डीएस मिलकर के सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन 0। ये पूरा डीएस डीएस मिलकर क्या बनेगा, एस जो भी सरफेस है, तो सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन 0 वी कैन से कैंसल आउट। So electric field equal to sigma upon epsilon 0. This is the electric field at the surface of a charged conductor is equal to sigma upon epsilon 0. ध्यान से देखिए, electric field at the surface of charged conductor. इसको फॉर्म में लिखते हैं कैसे, अगर मान लीजिए आपको लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, तो आप कैसे बोलिएगा इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ग्रीन वाला मार्कर, आप अगर इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, इट कैन बी रिटन एज ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप, वेयर एन कैप इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। Surface of conductor in the outward direction. So this is the electric field at the surface of a charged conductor. ध्यान से नोट कर लें। ध्यान समझ लें, आई थिंक नोट कर चुके होंगे आप। द नेक्स्ट वन, सेवेंथ पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। वर्ड एक्सप्लेन ऑल अबाउट इटसेल्फ, खुद ही बता रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, द सेवेंथ टॉपिक इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। The method of protecting a certain region from effect of external electric field, from effect of electric field। सिंपली आप जानते हैं, the sensitive instruments and appliances are affected seriously. The sensitive instruments and appliances are affected seriously, we can say, with strong external electrostatic field, and they may suffer
and misbehaving and starts misbehaving. They may suffer and we can say start misbehaving under the effect of electric field. So it is necessary to prevent them from the effect of electrostatic field. How electrostatic shielding can be achieved? It can be achieved by protecting and enclosing the it can be achieved by protecting and enclosing the conductors, sensitive appliances, we can say sensitive instruments in the hollow conductor. क्यों? क्योंकि hollow conductor के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. as inside hollow conductor इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो. फर्स्ट पॉइंट रहा इस टॉपिक का. तो सिंपली आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अचीव करना. अरे भाई ये कहा जाता है ना कि इट इज सेफर टू सिट इन अ कार और बस ड्यूरिंग द लाइटनिंग rather than to stand under a tree or the open ground. क्यों? It is safer to sit inside a car rather than to sit under a tree. क्यों? Because कार एक क्या हो गया? हॉलो कंडक्टर. हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो. तो वहां लाइटनिंग के दौरान आप बचे रहेंगे. जब थंडरस्टॉर्म होगा, लाइटनिंग होगी, ये सब सिंपली देख ले. ये 7 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग के. सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. दैट मींस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ये टॉपिक्स कंप्लीट हुए. सिंपली देख लें. नाउ टू फॉर द नया टॉपिक हमारा होगा. अब हम कैपेसिटेंस शुरू करने जा रहे हैं. कैपेसिटेंस का एक टॉपिक मैं आज एक्सप्लेन करूंगा और इसके सारे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तो मैं डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन की बात करूंगा. डाइलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन कर लेते हैं. इजी टॉपिक है, सुनिएगा आप. बहुत नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं, इसमें बिल्कुल थियोरेटिकल टॉपिक है. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स and polarization. Dielectrics and polarization. डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंसेस को ही तो डायलेक्ट्रिक बोलते हैं. नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस जितने भी हैं, ये जो बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये शर्ट जो हम पहने हैं, ये सब क्या है? सब डायलेक्ट्रिक्स हैं. नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंसेस को ही तो हम डायलेक्ट्रिक बोलते हैं. अच्छा, एक्चुअली होता क्या है? ये जो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. There are two type of non-conducting substances. There are two type of non-conducting substances. There are two type of non-conducting substances. That is polar substances, for example polar substances, and नॉन पोलर सबस्टेंसेस. अब ये पोलर सबस्टेंसेस क्या हुए और नॉन पोलर सबस्टेंसेस क्या हुए? तो ऐसे सबस्टेंसेस, सच सबस्टेंसेस,
जिससे हम पोलर सबस्टेंसेस की बात करते हैं। Such substances which are made of polar molecules, ऐसे सबस्टेंसेस जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पोलर सबस्टेंस। और वो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्जेज, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बोल दें, पॉजिटिव चार्ज, do not coincide with the center of mass of negative charge. Do not coincide with the center of mass of negative charge. Center of mass of negative charge. Mean to say average position of electron से coincide ना करें। Center of mass of positive charges do not coincide with the center of mass of negative charges. Average position of electron when no electric field is applied. जब इलेक्ट्रिक फील्ड न लगा हो तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड न करे। कहने का मतलब जैसे हम लोग एरोन से पढ़ते थे कि HCl कोई बॉन्ड बनेगा, है ना, तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वही साझा किया है। Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, Cl Cr पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यही था पोलर, इसी को पोलर बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड इन सर्टेन डिस्टेंस, दिस वन। तो वही है, बट इसको थोड़े मॉडिफाइड डेफिनेशन में बोला आपने कि ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड न करे। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन लेंगे इसमें? HCl लेते हैं आप, H2O लेते हैं, NH3 लेंगे, CO2 लेंगे, तमाम ये सब उसके एग्जांपल हैं जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है। कहने को मैं दिखा दूं आपको, जैसे ये देखो, हम H2O का एग्जांपल लेते हैं, सिमेट्रिकल शेप नहीं होगा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर सबस्टेंस होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल का शेप सिमेट्रिकल नहीं होता है। जैसे ये H2O हम समझें तो ये यहाँ हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, और दिस वन इज आल्सो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों का एवरेज पोजीशन क्या है हाइड्रोजन का? यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज का, और ये नेगेटिव चार्ज रहा, तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ क्या? P वेक्टर, सिंपल। तो एवरेज पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज और एवरेज पोजीशन ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोइंसाइड नहीं किया। सिंपल देखिए ना, इनके बीच में एंगल कितना है? 105 डिग्री होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, जल्दी से नोट कर लेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, कौन मॉलिक्यूल? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड न करें, ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। और पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए सबस्टेंस का नाम क्या होगा? पोलर सबस्टेंस। है सब नॉन कंडक्टिंग, टॉपिक ही आज का नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन ऐसे नॉन कंडक्टिंग जो पोलर वाले हों और ऐसे नॉन कंडक्टिंग जो नॉन पोलर वाले हों, दो तरह की बातें। तो ये तो हो गई आपकी पोलर सबस्टेंस की कहानी। अच्छा, अब एक बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा पोलर? भाई पोलर मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का डाइपोल मोमेंट तो होता ही, ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, Cl है, H2O है, उनका खुद का अपना डाइपोल मोमेंट होता है ऑलरेडी। तो अगर किसी ऐसे सबस्टेंस को जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, मींस पोलर नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस को, पोलर
नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, हमें ये डिस्कस करना है। आइए, तो वही टॉपिक का नाम है ना पोलराइजेशन। ये तो रहा आपका नॉन कंडक्टिंग पोलर सबस्टेंस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन non-conducting polar substances, on non-conducting polar substances पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। Effect of electric field on non-conducting polar substance. As polar molecules, as